नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। गुजरात में हिंसा के बाद सेना का फ्लैग मार्च, अब तक 5 की मौत। अहमदाबाद, सूरत समेत राज्य के कई इलाकों में कर्फ्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शांति की अपील। विपक्ष ने शांति और सौहार्द के लिए संयम बरतने को कहा। हार्दिक पटेल का आंदोलन तेज करने का ऐलान। बिहार में विशेष पैकेज पर गरमाई सियासत। नीतीश कुमार ने कहा महज 10,368 करोड़ रुपए की राशि ही नई। बीजेपी ने कहा हताशा में है मुख्यमंत्री। सीमा पार फायरिंग के पीड़ितों से मिले कांग्रेस उपाध्यक्ष। राहत और मुआवजे की मांग। बीजेपी ने किया राहुल का समर्थन। और वन रैंक वन पेंशन पर सरकार और पूर्व सैनिकों की बातचीत विफल। भूख हड़ताल पर बैठे 2 और सैनिक। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। और अब पहली खबर से शुरुआत। गुजरात में पटेल आरक्षण की मांग ने हिंसक रूप ले लिया है। मंगलवार रात से राज्य के अलग अलग जिलों में हिंसा जारी है, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति की लाठीचार्ज में मौत की खबर मिली है। हालात को देखते हुए कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में सेना ने फ्लैग मार्च भी किया है। पटेल आरक्षण का आंदोलन हिंसक हुआ तो गुजरात के अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें सामने आईं। वाहन फूंके गए, पत्थरबाजी हुई, जगह जगह आगजनी हुई। मंगलवार रात से शुरू हुई हिंसा बुधवार को भी देखी गई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को अहमदाबाद समेत राज्य के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। वहीं सेना को अहमदाबाद बुला लिया गया है, जबकि अर्धसैनिक बल के 5,000 जवानों की भी मदद ली जा रही है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सब लोगों के बीच शांति बनी रहे, सब एक दूसरे को सहयोग करें। फिर से मैं सभी गुजरात के भाई बहनों को विनती करती हूँ कि आप शांति रखिए, ऐसी मैं आप सबको अपील करती हूँ। दरअसल आंदोलन तब हिंसक हुआ जब मंगलवार रात समिति के नेता हार्दिक पटेल को कुछ देर के लिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हार्दिक का आरोप है कि हिंसा की वजह पुलिस है, जिसने जबरन लाठीचार्ज किया। पुलिस मार रही है घर में बच्चों को जाकर, महिलाओं को मारकर, और इसी वजह से पूरा सब कुछ हुआ है। गुजरात में शांति बनाए रखे, सब साथ रहकर एक देश का विकास कर सकते हैं। जय हिंद, जय सरदार। हालांकि विपक्ष अब केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर आरोप लगा रहा है। सरकार को ये चाहिए था कि बिल्कुल सभी को विश्वास में लेकर कुछ इसमें रास्ता निकाला जाए, जिसमें सरकार विफल रही। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने साफ कर दिया है कि वो आगे आंदोलन को और तेज करेंगे और पटेल समुदाय को ओबीसी कोटे में शामिल करने की मांग पर अडिग रहेंगे। हालांकि गुजरात सरकार आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वहीं हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए गुजरात में 12 साल मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात वासियों से शांति की अपील की है। गुजरातना सौ भाइयों बहनों ने शांति राखवा माटे आग्रह करूं छूं। हिंसाना मार्गे जईने क्यारेय कशुं वळતું નથી। આપણે બધા સાથે મળીને વાતચીત દ્વારા સમસ્યાઓના ઉકેલ લાવીએ। और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं आनंद व्यास, जो कि ब्यूरो चीफ हैं जन्मभूमि अखबार के। महाराष्ट्र से निकलता है, मुंबई से अखबार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद जी, सबसे पहले इस समस्या को अगर समझने की हम कोशिश करें कि इस स्केल पर, इस स्तर तक जब ये फैल गई है समस्या कि कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है इलाकों में, 5 लोगों की मौत हो चुकी है, आपको लगता है कि सरकार ठीक से हैंडल नहीं कर पाई, गुजरात की राज्य सरकार? देखिए, पहले गुजरात में हमें समझना होगा कि गुजरात का ये पहला एजिटेशन नहीं है। 1974 में 1974 में नवनिर्माण आंदोलन गुजरात से ही शुरू हुआ, जो एक अपॉलिटिकल आंदोलन था अगेंस्ट द करप्शन, और जिसके अगेंस्ट मोरारजी देसाई ने एक फास्ट एंड टू डेथ भी किया था, एंड विच उसने कंपेल किया स्टेट इलेक्शंस के लिए। 1981 में माधव सिंह सोलंकी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया रिजर्वेशन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड।
यानी backward on the आरक्षण का एक इतिहास recommendations है। मैं of आपसे जवाब लूंगी इसका, लेकिन इस वक्त हार्दिक पटेल भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि संयोजक हैं पाटीदार आंदोलन समिति के। हार्दिक पटेल, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के स्टूडियो में। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या वाकई आप इस बात का समर्थन करते हैं कि बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, 5 लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, सैकड़ों करोड़ का? एक्चुअली में जो बड़ी बात है कि इस पूरे आंदोलन को इस तरह का देने के लिए 3 लोग जिम्मेदार है, पुलिस, गवर्नमेंट और कुछ असामाजिक लोग। और जब हमने अभी तक 140 रैली की, पूरी तरह से शांति और अहिंसा के मार्गों पर की। जो कल कार्यक्रम हुआ अहमदाबाद में, गुजरात से 20 लाख लोग आते थे और वो एक अखबार की हेडलाइन ना बने इसलिए उसे दबाने का पूरा प्रयास हुआ। और पुलिस ने घर में घुसकर बहन बेटी छोटे बच्चों को मारा, 6 को मारा, सुसाइड का ऑर्डर दे दिया है। लेकिन वो गवर्नमेंट बोल रही है हमने नहीं दिया, पुलिस बोल रही है कि गवर्नमेंट ने दिया है। और जो जिस तरह पुलिस बात कर रही है कि आपको आरक्षण चाहिए तो अपनी माँ बेटियों के हमारे पास भेज दो, ऐसी बात होती है? ये संविधान ये कहता है। और अलग बात कहते हो कि संविधान ये कहता है कि आपको नहीं मिल सकता, क्या ये यहाँ पर 49% से ज्यादा नहीं सकते, तो क्या पुलिस ये बोल सकती है घर में घुसकर जो रक्षा करनी है पूरे हिंदुस्तान की, जो रक्षा करनी है पूरे गुजरात की, आज वही ऐसी बात करती है? नहीं, ये कही गई है तो बिल्कुल नाजायज है। लेकिन हार्दिक, ये बताइए कि जितने लोगों की जान फिलहाल संकट में हो रही है, लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं, कारोबार नहीं हो रहा है, सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हैं लोग, आपको लगता है कि क्या तरीका सही है? इसका जवाबदार पुलिस है, क्योंकि कल रात को मैंने अपील की थी, पूरी पब्लिक, पूरे पटेल समुदाय घर में बैठ गया था, लेकिन पुलिस घर में जाकर मार रही थी। बहन बेटियों को ये बोल रहे थे तो पब्लिक आएंगे ना, छोटे जो निर्दोष मारने लड़के उनको मार दिया, छोटे साइड से छोटे छोटे बच्चे थे अपना हक मांगने आए तो मार देते हो। लेकिन ये बात, चलिए ठीक है, ये बात सही है कि पुलिस जहां भी होता है वहां एक्सेस जरूर हो जाता है। हम जानते हैं कि इस तरह के मामलों में जहां लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना हो, कानून व्यवस्था बना के रखनी हो, ये बात जायज़ नहीं है बिल्कुल जो भी कुछ किया गया है। लेकिन हार्दिक, ये बताइए कि क्या जो तरीका आप अपना रहे हैं, क्या ये सही तरीका है? एक हर चीज़ का एक संस्थागत तरीके से कोई चीज़ की जाती है, पहले एक सर्वे होता है, सरकार एक कमेटी बिठाती है, उसके बाद कहीं जाके कोई बात सामने आती है। इसमें संविधान में पूरी तरीके से बदलाव करना होगा। सड़क पर आकर आंदोलन से क्या मिलेगा हार्दिक? अरे मैडम जी 70 लाख लोग पिछले 40 दिनों से बाहर निकले, वो सबसे बड़ा सर्वे है। वो रात को 3:30 बजे किसी आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट खुल सकती है, उसके लिए संविधान बदल सकते हो आप लोग। और पॉलिटिशियन अपने जब देखो तो वोट बैंक की राजनीति में आरक्षण के मुद्दे पर संविधान बदल देते हैं। तो 70 लाख लोग रोड पर आए तो उसके हक के लिए संविधान नहीं बदल सकता। इस देश के भविष्य की बात है, इस देश के युवाओं के विकास की बात है। नहीं हार्दिक, ये बताइए कि क्या कुछ हजार लोग दूसरे समुदाय से अगर सड़क पर आ जाएंगे तो क्या 100% आरक्षण करना पड़ेगा इस देश में? कर दो मैडम जी, अगर आरक्षण नहीं घट सकता तो सबको आरक्षण दे दो। अपने हक से अपने दम पर सब लड़ेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। ये आरक्षण की वजह से देश 30 साल पीछे चला गया है। आरक्षण दे दो मैडम जी, सभी को यहाँ पे हटा दो, देश महासत्ता पावर बन जाएगा। हार्दिक, यही महत्वपूर्ण सवाल है। यही सवाल दरअसल मैं आपसे पूछना चाहती थी कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ जानकार, कि दरअसल ये आरक्षण के लिए नहीं है, ये पूरा जो जद्दोजहद आप कर रहे हैं बल्कि ये आरक्षण विरोधी आंदोलन है। आप ये चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए। अरे हम ही वही बात कर रहे हैं ना मैडम जी कि आरक्षण हट नहीं सकते। पॉलिटिशियन अपने नेतागिरी करने में ही पड़े, पता नहीं आरक्षण कौन सा भूत उनके सिरों पे चढ़ गया है। हम वही बात करेंगे, आरक्षण नहीं हटा सकते आप लोग तो सभी को आरक्षण दे दो। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जानकार ये कह रहे हैं कि दरअसल जो मेन मकसद है, इस बात का जो उद्देश्य है, वो आरक्षण पाना नहीं बल्कि आरक्षण खत्म करना है जो दूसरी जातियों को मिल रहा है। नहीं मैडम जी, हम वही बात करेंगे, आरक्षण हटाने के बाद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते। आरक्षण हटा नहीं सकते, आरक्षण हटाना भी नहीं है तो फिर सभी को आरक्षण दिया जाए। अच्छा हार्दिक, ये बताइए कि अब इस मसले को, इस पूरी मुहिम को, आंदोलन को आप यहाँ से कहाँ ले जाएंगे? बस कुछ नहीं, हम तो हिंसा के मार्गों पर आंदोलन चलाएंगे। बस एक ही विनती है सरकार से कि अगर पुलिस को कंट्रोल में रखे, वरना जिस दिन ये जो पाटीदार समाज हो या कोई भी समाज हो, अगर ऐसी इस प्रकार के प्रकार से नुकसानी होगी, अन्याय होगा तो इसमें से नक्सल पैदा होता है। ये बताइए राज्य सरकार का रोल किस तरह का रहा है इस पूरे आंदोलन में? राज्य सरकार में गवर्नमेंट के पास कुछ पावर ही कहाँ पर है? सीएमओ, एचएमओ, किसी के पास यहाँ पर पावर नहीं है।
ठीक है, शुक्रिया आपका हार्दिक पटेल हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अभी मामला थमने वाला नहीं है, थमता हुआ दिख नहीं रहा है, फिलहाल उस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे और कहीं ना कहीं ये बात भी बार बार दोहरा रहे हैं कि अगर आरक्षण उन्हें नहीं दिया जाता, पटेल समुदाय को नहीं दिया जाता, तो आरक्षण जो है वो किसी को ना दिया जाए। कुछ जानकार यहाँ तक कह रहे हैं कि क्या ये एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट है हिंदुस्तान में जो नजर आ रहा है। विशाल दहिया हमारे संवाददाता अहमदाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, क्या ताज़ा हालात आप देख पा रहे हैं? देखिए आरफा, इस वक्त स्थिति थोड़ी सी बेहतर इस तरीके से कही जा सकती है कि कर्फ्यू लगा हुआ है अहमदाबाद के लगभग आधा दर्जन से अधिक थाना क्षेत्रों में और उसके अलावा गुजरात के कई इलाकों में, जिनमें महसाना, सूरत के कुछ हिस्से हैं और कई और जिले भी शामिल हैं। और आज दिन में अहमदाबाद में आर्मी ने दोपहर बाद फ्लैग मार्च किया था। इसके अलावा सुबह जो 5000 पर्सनल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के दिल्ली से भेजे गए थे वो यहाँ पहुंच चुके हैं। उनकी तैनाती किस तरह से अलग अलग जिलों में करनी है वो लोकल पुलिस के कोऑर्डिनेशन से की जा रही है। लेकिन जहां तक मूल मुद्दे की बात है, यानी कि जो पटेल समुदाय का जो प्रदर्शन है, जो विरोध प्रदर्शन जो कल जो रैली रही, उसके बाद जिस तरह से देखने में आया कि हिंसक वारदातें हुई, झड़प हुई और हमारे पास जो इस वक्त आधिकारिक सूचना है उसके मुताबिक लगभग 5 लोग अपनी जान से हाथ गंवा चुके हैं और लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर घायल अवस्था में अलग अलग अस्पतालों में हैं इस वक्त। और हार्दिक पटेल जिनसे अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी आरपा, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक बयान जारी कर राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यानी कि राज्य सरकार को ये कहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए जिन्होंने हिंसा की है, जिन्होंने जो पटेल समुदाय के लोग हैं उन पर लाठियां चलाई हैं या फिर किसी और तरीके से प्रॉपर्टी को या जान माल को नुकसान पहुंचाया है। और अगर 48 घंटे में राज्य सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, तो ये अपने प्रदर्शन को अगले स्तर पर लेकर जाएंगे। तो निश्चित रूप से इस वक्त दोनों तरफ से कहा जाए सरकार और पटेल समुदाय के जो नेतृत्व है उसके बीच अभी भी तनातनी बरकरार है। बातचीत का कोई रास्ता इस वक्त सामने नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल दहिया। आनंद व्यास जी, जिस तरह से हार्दिक पटेल ने जो भी कुछ कहा है अभी हमारे चैनल पर, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हार्दिक पटेल ने एक तो स्पष्ट बात कर दी है कि उनका एजिटेशन जारी रहेगा। दूसरी उनकी मांग है जो पुलिस की एट्रोसिटीज़ हुई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि बच्चों को भी घर में अभद्र तरीके से बात की पुलिस ने बहुत ही अभद्र तरीके से बात करी है। और पुलिस उनका अभी जो आक्रोश बढ़ा इसलिए क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने फोर्सफुली एट्रोसिटीज़ करी है। पहला मुद्दा तो इनका ये आ रहा है, रिजर्वेशन का मुद्दा तो उनका है ही है। इस तरह से और सरकार को उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। पर हालांकि दिन की घटनाक्रम ऐसा भी हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने एक चेयर करी है यूनियन कैबिनेट, जिसमें उन्होंने आज एक गुजरात की एक सिपाही कास्ट को ओबीसी में इंक्लूड किया है, अप्रूवल दिया है, आज उन्होंने दिया है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री गवर्नमेंट भी ये मैसेज देना चाहती है कि पहले जिस तरह से कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हो सकता है, कुछ तरीका निकाला जा सकता है, यही मैसेज आज प्रधानमंत्री ने भी सवेरे दिया। लेकिन कैबिनेट से मंजूरी के बाद भी इसे और भी पैमाने आगे क्रॉस करने पड़ेंगे। अगर शामिल भी किया गया है ओबीसी में, संविधान में बदलाव लाना पड़ेगा। हाँ, संविधान में बदलाव लाना पड़ेगा, उसकी तो अलग प्रक्रिया है क्योंकि ये तो नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस के रिकमेंडेशन पे किया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ फीलर आया है कि अमेंडमेंट हमने इस कास्ट को, गुजरात की सिपाही कास्ट को इंक्लूड करा है ओबीसी कैटेगरी में। तो कुछ ना कुछ बात ये है अमेंडमेंट अप्रूव करना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकार गवर्नमेंट भी मैसेज देना चाहती है कि अमेंडमेंट हो सकती है। मोदी जी ने सवेरे जो उनका जो मैसेज था वो क्लियर था कि भाई बातचीत और पीसफुल वे से हम कोई सोल्यूशन निकालें। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद व्यास जी। लगता नहीं है मामला कि अभी थम रहा है। पूरे देश की जो नेशनल हेडलाइंस हैं अखबारों की, टीवी चैनल्स की, वो एक छोटे से लड़के ने अपने आंदोलन से पूरी ग्रैब कर ली हैं। पूरा कई दिन गुजर चुके हैं अब इस आंदोलन को, 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है, काफ़ी दुखद है। हालांकि हार्दिक पटेल ये भी बता रहे थे कि पुलिस भी जो है वो बल का प्रयोग कर रही है, अभद्र भाषा का, अभद्र व्यवहार का प्रयोग भी कर रही है। फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।
क्यों सुलग रहा है गुजरात? पटेलों की आरक्षण की मांग कितनी जायज? कैसे निकलेगा इस मसले का हल? देखिए देश देशांतर आरक्षण आंदोलन क्यों और कैसे, रात 8:30 बजे। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों का अनशन जारी है। कल सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही थी। पूर्व सैनिकों ने सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, लेकिन सरकार इस मामले को जल्द सुलझाने का भरोसा सरकार ने दिलाया है। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से अपना वादा निभाने की बात कही है। ये कॉमन स्टेटमेंट है। वन रैंक वन पेंशन के जल्द ऐलान की अटकलों के बीच पूर्व सैनिकों की भूख हड़ताल 11वें दिन भी जारी है। उन्होंने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। मंगलवार को सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों से मुलाकात की, लेकिन पूर्व सैनिक सरकार के ऐलान से पहले आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी जो डिफरेंस थे वो आगे और बढ़े हैं और अभी फाइनल वर्ड गवर्नमेंट देगी। अगर हमारा जो पॉइंट है जिससे हमारा सैंक्शन हुआ है वैसे अगर मिलता है तो फिर ठीक बात है, अगर नहीं मिलता तो हम अपना ये एजिटेशन को जारी रखें। पिछले 2 दिनों में इस मसले पर सरकार के स्तर पर भी सरगर्मी तेज रही। मंगलवार को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शाम को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर इस मसले पर बैठक हुई। इसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वरिष्ठ आरएसएस नेता शामिल हुए। सरकार का कहना है कि वो इस मसले पर पूरी संवेदनशील है। हम बार बार कह रहे हैं कि उसमें चिंता की जरूरत नहीं है। सरकार उसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रही है। इससे पहले 18 अगस्त को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने पूर्व सैनिकों से मिलकर अनशन तोड़ने की अपील की थी। पूर्व सैनिकों ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जो गुरुवार को खत्म हो रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से वन रैंक वन पेंशन जल्द लागू करने की मांग की है। Mr. Modi promised the OROP. Our soldiers, our ex-servicemen are on a hunger strike. So when I mean the Prime Minister should take action, he's made the promises. Everybody knows the promises. OROP लागू करने की मांग कर रहे पूर्व सैनिक 2 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में 24 लाख भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार को इस पेंशन योजना से फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 3 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर बालकोट पहुंचे। उन्होंने सीमा पार से गोलीबारी के शिकार लोगों से भी मुलाकात की। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए उचित मुआवजा देने की बात भी कही। जम्मू कश्मीर दौरे के पहले दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बालकोट में सीमा पार से फायरिंग से पीड़ित लोगों का दुख दर्द बांटा। उन्होंने फायरिंग में मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। सरकार को यहाँ पे फोकस करना चाहिए और देखिए जो पॉलिसी बने वो फोकस तरीके से बनाई जाए, क्लियरली बनाई जाए और यहाँ पे इनकी अच्छी तरह मदद की जाए। सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी राहुल गांधी की इस पहल का स्वागत किया है। केंद्र और राज्य सरकार जो सीमावर्ती क्षेत्र में एक फायरिंग वगैरह से प्रभावित लोगों के लिए कई प्रकार की मदद करने का प्रयास करते रहती है। बालकोट में 15 अगस्त के दिन पाकिस्तान ने भारी फायरिंग की थी। इसमें 6 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग जख्मी हुए थे। राहुल गांधी 3 दिवसीय दौरे के दौरान कई और सीमावर्ती गांवों का दौरा करेंगे। साथ ही उनका कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के दौरे का भी कार्यक्रम है। इस साल अगस्त से अब तक पाकिस्तान 245 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में विशेष पैकेज को लेकर जबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष पैकेज को लेकर केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पैकेज में 87% राशि पुरानी योजनाओं की ही है। बीजेपी ने इसे नीतीश कुमार की हताशा करार दिया है। बिहार के लिए विशेष पैकेज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंकड़ों की बाजीगरी करार दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि इसमें 1,08,000 करोड़ रुपए की पुरानी योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को केंद्र से महज 10,368 है। इस पैकेज के नाम पर, तथाकथित पैकेज के नाम पर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके सहयोगियों के द्वारा
और इनकी बात तो आप छोड़ दीजिए, वे राजनीतिक दल हैं, स्वयं भारत सरकार के द्वारा। इस आरोप को बीजेपी और उसके सहयोगी दल नीतीश कुमार की हताशा बता रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को और लालू यादव को, किसमें बताएं कि इसमें एक भी कौन सी पुरानी योजना है, एक भी योजना बताएं कि वो पुरानी योजना है। जितनी योजनाओं का इसमें समावेश किया गया है सारी नई योजनाएं हैं, और अगर पुरानी योजना तो बताएं कि जमीन पर उतर गया क्या। 1,15,000 करोड़ की राशि पहले से ही बिहार को दिया गया था, तो कहां विकास है, कब दिया गया था? और ये कहते हैं पहले से था, तो पहले से था तो क्यों नहीं बिहार की जनता को बचाया था? आरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ के विशेष पैकेज का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही बिहार में इसे लेकर सियासत तेज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल को 4 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। पहले आयोग को इस महीने के आखिर तक रिपोर्ट देनी थी, अब ये दिसंबर तक अपनी सिफारिशें देगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वाणिज्यिक विवादों को जल्दी से निपटाने के लिए मध्यस्थता कानून में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इसके अलावा केंद्र ने ओबीसी लिस्ट में गुजरात और उत्तराखंड की कुछ जातियों और समुदायों को शामिल करने को हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स को भारत का अहम रणनीतिक सहयोगी बताया है। दिल्ली में उन्होंने आज सेशेल्स के राष्ट्रपति से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने ये बात कही, सेशेल्स के साथ सहयोग से भारत को हिंद महासागर और अरब सागर के बीच एक अहम रणनीतिक जगह मिलेगी। सेशेल्स के राष्ट्रपति जेम्स मिशेल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में शिखर बैठक की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत भारत सेशेल्स को एक डोर्नियर विमान देगा। इसका इस्तेमाल समुद्री इलाके की निगरानी के लिए किया जाएगा। We have excellent security cooperation, especially for maritime security in the Indian Ocean region. We are honored to be a partner in providing aircraft, naval vessels, and coastal radar systems for strengthening सर्वेलेंस कैपेसिटीज। सेशेल्स और भारत के बीच हवाई सेवा को लेकर समझौता हुआ। दोनों देश निवेश और कर से जुड़ी सूचनाएं साझा करेंगे। इससे दोनों देशों के निवेशक दोहरे कराधान से बच सकेंगे। सेशेल्स और भारत समुद्री इलाकों की निगरानी के लिए श्रीलंका और मालदीव के साथ मिलकर साझा गश्त पर विचार कर रहे हैं। सेशेल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के लिए भारत के दावे का समर्थन किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड माई सेल्फ have expressed our conviction of the need to adapt the United Nations Security Council to the realities and requirements of the new century. I have reiterated my appreciation for India's support to the position of small island developing states and to Africa in regards to this reform. सेशेल्स पूर्वी अफ्रीका के 115 द्वीपों का देश है और समुद्री संपदा से भरपूर है। समुद्र के बीच में स्थित होने के चलते यह रणनीतिक और व्यापारिक रूप से अहम है। समुद्री अर्थव्यवस्था में भारत मॉरिशस की तर्ज पे सेशेल्स को एक दूसरे वित्तीय और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करना चाहता है। इससे भारत की रणनीतिक जरूरतें पूरी होंगी, साथ साथ भारत की आर्थिक हित भी सधेंगे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांता के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बीमा सेक्टर से किसानों, कमजोर तबके के लोगों के साथ साथ असंगठित क्षेत्रों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने की अपील की है। मुंबई में भारतीय बीमा संस्थान के डायमंड जुबली समारोह में उन्होंने बेहतर फसल और माइक्रो बीमा देने के तरीकों की तलाश पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि खेतों में खड़ी महज 12% फसलों का ही बीमा हो पाता है। उन्होंने इसे बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार की हालिया जीवन सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इससे गरीबों को फायदा होगा। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। Increasing the access of poor households to insurance mechanisms will prevent them from having to rely on publicly funded support systems. It can encourage them to adopt alternative, more productive livelihoods, for example, planting high-yield crops insured against the risk of drought that can help to lift them out of poverty.
ओडिशा के मलकानगिरी जिले में नक्सलियों ने बीएसएफ की टुकड़ी पर घात लगाकर हमला कर 3 जवानों को शहीद कर दिया। शहीद जवानों में एक सहायक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं, जबकि इस हमले में 6 जवान जख्मी हुए हैं। सुबह करीब 7:30 बजे बीएसएफ की 104वीं बटालियन का गश्ती दल मलकानगिरी जिले में जनबाई बेस के करीब था। उसी वक्त नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। नक्सलियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट कर इस घटना को अंजाम दिया। मलकानगिरी छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के करीब है। संचार उपग्रह GSAT-6 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसे गुरुवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 4:52 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। भारत के आधुनिक संचार उपग्रह GSAT-6 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती चल रही है। इसरो ने लॉन्चिंग की तैयारी पूरी कर ली है। गुरुवार शाम 4:52 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV D6 प्रक्षेपण यान के जरिए GSAT-6 अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा, जो इसे अंतरिक्ष में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करेगा। GSAT-6 भारत का 25वां भूस्थैतिक संचार उपग्रह है। ये GSAT सीरीज का 12वां उपग्रह है। GSAT-6 का इस्तेमाल रणनीतिक जरूरतों के लिए होगा। ये C बैंड में एक नेशनल बीम और S बैंड में 5 स्पॉट बीमों के जरिए संचार सुविधा देगा। इसमें अत्याधुनिक S बैंड एंटीना है, जिसका व्यास 6 मीटर है। इससे किसी भी मौसम में ऑडियो, वीडियो, डेटा और नक्शे मिलेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा के समय सैटेलाइट बेस संचार सुविधा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।